बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी की इस 5th सेमेस्टर वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 3rd ईयर 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का प्रशासन और लोकनीति में तथ्य सिद्धांत के यूनिट नंबर 2 की। ठीक है, यूनिट 2 की हम इसमें बात करेंगे। इससे पहले यूनिट 1 ऑल ओवर कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, सिलेबस थोड़ा ध्यान से देखो। सिलेबस में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको 4 यूनिट 1 आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 3 पार्ट में बना था ये कि 2 पार्ट में आप देख लेना एक बार जा करके। यूनिट 1 में जो है हमने बहुत अच्छे से समझा था लोक प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को, कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। देखो, प्रशासन का मतलब ही होता है किसी का शासन। ठीक है, किसी का शासन। और जो आप विधायिका, कार्यपालिका ये सब पढ़ते हो ना, ये सब प्रशासन के अंदर आता है। तो बेसिकली इस बार आपको पूरे 5th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। कुछ प्रैक्टिकल नहीं देखना, कुछ इधर से उधर दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ थ्योरी पढ़ो। और थ्योरी के अंदर क्या होता है कि एक राजनीतिज्ञ होता है, वो बोलता है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मुद्दे पे बोलता है बस, और दूसरा उसकी क्या करता है, आलोचना। यानी कि एक के तुम पढ़ो व्यू कि वो क्या बोल रहा है, और दूसरा देखो दूसरे पर्सन से लेकर के कि वो कैसे उसकी बुराई कर रहा है। यानी कि एक बोल रहा है, दूसरा उसके अंदर कमी ढूंढ रहा है। जैसे डिबेट होती है ना, एक बोलता है, एक पक्ष में होता है और एक विपक्ष में होता है। सेम यहाँ पर है, सिर्फ थ्योरी आप यहाँ पे पढ़ोगे। ओके, यूनिट 1 में हमने ये देख लिया। यूनिट 2 में देखो, यूनिट 2 का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा ध्यान से देखो कि इसके अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है। देखो, यूनिट 2 में आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ है प्रशासनिक सिद्धांत और नव शास्त्रीय सिद्धांत 2 है। यानी यूनिट 2 का ये हो गया चैप्टर नंबर 1। ठीक है, यूनिट 2 का ये है चैप्टर नंबर 1 और ये है चैप्टर नंबर 2। ओके, अब इसके अंदर भी आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर 1 में भी 2 चैप्टर मिलेंगे और चैप्टर 2 में भी 2 चैप्टर। तो इसको आप लेसन 1 बोलो। ठीक, ये शास्त्रीय सिद्धांत वाला, शास्त्रीय सिद्धांत के अंदर ये जो वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण है ना, इसको आप बोलो लेसन 1। ये हो गया लेसन 1 और ये हो गया प्रशासन वाला लेसन नंबर 2। क्लियर है। ये भी उसी तरीके से चैप्टर 2 में मानव संबंधी वाला हो गया लेसन नंबर 1 और तार्किक वाला हो गया लेसन नंबर 2। क्लियर, और कोई दिक्कत नहीं होगा ना यूनिट 2 को समझने में कि इसमें मुझे क्या क्या है, कहाँ कहाँ से क्या पूछ लिया है। ऐसा ना हो एग्जाम में आ जाए आपको समझ ही ना आए कि ये कहाँ से टॉपिक उठ के आया है। तो अब ध्यान रखना, यूनिट 2 में आपको कम से कम 4 चैप्टर पढ़ने हैं। यूनिट 2 के अंदर है 2 चैप्टर। क्या, 2 चैप्टर, चैप्टर 1 और ये चैप्टर 2। ठीक, इस दोनों में ही 2 लेसन है। तो चैप्टर 1 के अंदर भी 2 लेसन है और चैप्टर 2 के अंदर भी 2 लेसन है। तो याद रखना, आप जो बगल में नोटबुक वगैरह अगर आप लेके बैठे हो तो उसमें लिख भी लो साथ के साथ, ताकि क्लियर रहे और समझ आ जाए। और उसके बाद तो ये आम है, यूनिट 3 पढ़ना है, यूनिट 4 पढ़ना है, उसके बाद सिलेबस आपका ख़त्म। ठीक, तो अभी हम कहाँ पे हैं, अभी जो है हम बात करेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट 2 के चैप्टर 1 का। यूनिट 2 के चैप्टर 1 का लेसन नंबर 2 यानी कि प्रशासनिक प्रबंधन का। इससे पहले हमने लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया था ना, अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 का। क्लियर है, यानी कि इसमें हम जो है बेसिकली चैप्टर 1 ख़त्म कर देंगे, लेसन 1 लेसन 2 करके हम ये ख़त्म कर देंगे। तो फटाफट हम प्रशासनिक प्रबंधन यानी कि यूनिट 2 के चैप्टर 1 के लेसन नंबर 2 को हम कवर करेंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, यूनिट 2 का यहाँ पे हम प्रशासनिक प्रबंधन के बारे में जो हम पढ़ेंगे, इसमें देखो सबसे पहले पढ़ना होगा आपको प्रशासनिक प्रबंधन के महत्व और दृष्टिकोण को। अब देखो, दृष्टिकोण अगर आपको पढ़ना है तो ऑब्वियस बात है, अलग अलग वैज्ञानिक आएंगे, अपने अपने व्यू देंगे, बात खत्म। ठीक है, सिद्धांत समझ लेना। और ये क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें बेसिकली अपने एग्जाम को लेकर के रखना है। तो एक बार पढ़ लेना प्रशासनिक प्रबंधन के बारे में, बस, और कुछ नहीं। प्रशासनिक प्रबंधन होता क्या है, देखो ध्यान से समझो। प्रशासनिक प्रबंधन, प्रशासनिक का मतलब होता है प्रशासन। ठीक, जो हम पिछली बार पढ़ के आए थे। प्रशासनिक प्रबंधन उपागम जो है विज्ञान और सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण उपागमों में से एक है, जो इस बात पर बल देता है कि किसी संगठन में प्रबंधन को कैसे जारी किया जाना चाहिए। प्रशासनिक कार्य जो है वो संगठन के भीतर सूचना सुव्यवस्थित संग्रहण, संप्रसंस्करण, भंडारण और वितरण के लिए क्या है, जिम्मेदार होती है। देखो, संगठन का काम क्या होता है, मिलजुल कर काम करना। यानी कि एक संगठन में अगर बहुत सारे लोगों का समूह है तो वो सभी मिल करके किसी भी मुद्दे के अंत में पहुंचेंगे, अकेले कोई भी निर्णय नहीं ले सकता।
तो उस संगठन के अंदर सूचना सुव्यवस्थित तरीके से काम करना, किसी भी चीज़ का भंडारण करना, ये सभी क्या उन सबकी जिम्मेदारी होती है। देखो अब अगला है, इसके आधारभूत बिंदु देखो क्या क्या होते हैं। प्रशासनिक प्रबंधन के सिद्धांतों के कुछ आधार बताए जाते हैं कि कैसे ये एक अच्छा प्रशासनिक उपागम बन सकता है। ये उपागम जो है किसी भी संगठन की संरचना पर जोर देता है। देखो प्रशासन बोले ये संगठन बोले, बात एक ही है, तो कन्फ्यूजन नहीं। प्रशासन चलता कैसे है? संगठन से। संगठन चलेगा कैसे? जब प्रशासन के अंदर सहानुभूति होगी। ये जो उपागम है, ये जो विचार है और औपचारिक संगठन की संरचना के लिए बहुत ज़्यादा सार्वभौमिक सिद्धांतों के निर्माण में संबंधित है। ठीक है, ये सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से मान्य माना जाता है, और अगर मान्य है तो वो भी प्रशासनिक है। ये उपागम जो है संगठन को बंद प्रणाली के रूप में मानता है। बंद प्रणाली क्यों बोला है? क्योंकि एक संगठन के अंदर रह करके काम करना है। संगठन के अंदर जो नियम बने रहेंगे उसके बाहर तुम नहीं निकल सकते। इस उपागमों के अंदर कई विद्वानों की योगदान भी है, जैसे हेनरी फ्योल जो कि एक फ्रांसीसी खनन इंजीनियर थे, एक उद्योगपति और सफल प्रबंधक भी माने गए हैं। ये इनके प्रबंधन प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा सफल योगदान है। वह प्रबंधन प्रक्रिया के विचारधारा में शुरुआती अग्रदूत है, यानी कि सबसे पहले अगर प्रबंधक प्रचारक का किसी ने विचार दिया तो वो कौन थे? वो थी हेनरी फ्योल। ठीक है, जो कौन थे? एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, याद रखना है इसको। ठीक, लोक प्रशासन में उनका सबसे प्रमुख योगदान है। उनका जो एक पेपर है, यानी कि उनकी जो किताब है द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट। क्या है? द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट, जो कि कब थी? 1923 में। और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो थी 1908 में। ये सभी उनके द्वारा लिखी गई है, याद रखना। एक नंबर में अगर नहीं भी आया तो शॉर्ट नोट्स में भी आया तो आप आराम से लिख सकते हो। ओके, हेनरी फ्योल द्वारा कुछ सिद्धांत या कर्तव्य दिए गए थे। उन्होंने बताया था कि एक प्रशासन के अंदर नियोजन होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, संगठन इनकी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, आदेश अच्छे से माने, वो समन्वय होना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए उनके अंदर। ठीक, तो ये सभी 5 तत्व जो है ये अगर उनके अंदर है तभी वो जा करके एक सही प्रशासन चल सकता है। उसके अलावा इन्होंने कुछ 14 सिद्धांत भी दिए थे। उन्होंने बोला था कि कार्य का विभाजन होना चाहिए किसी भी संगठन में, प्राधिकार और जिम्मेदारी सबको अपनी अपनी पता होनी चाहिए, अनुशासन डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, आदेश की एकता होनी चाहिए, यानी कि संगठन के अंदर कोई अगर नियम लागू हो रहा है, कोई आदेश दिया जा रहा है तो सब पालन करें, दिशा निर्देश की एकता होनी चाहिए, व्यक्तिगत हितों की इन्होंने बात कही थी, क्रमिकों का परिश्रमण होना चाहिए, यानी कि जो छोटे छोटे लोग होते हैं उनकी भागीदारी होनी चाहिए, केंद्रीयकरण होना चाहिए, आदेश निष्पादन और इसके पहल सामंजस्य, ये सब उनके अंदर होने चाहिए। किसके? सिर्फ और सिर्फ संगठन की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ संगठन की। अब देखो, अभी तो हमने हेनरी जी की बात कही थी, अब हम देखो लूथर गुल्लिक जी की बात करेंगे। इन्होंने भी अपने कुछ सिद्धांत रखे हैं यहाँ पे, 10 सिद्धांत इन्होंने बताया। इन्होंने बोला है कार्य का विभाजन और विशेषज्ञता के आधार पर, यानी कि डिवीज़न होना चाहिए वर्ग स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। विभागीय संगठनों के आधार पर किसी भी प्रशासन के अंदर नियम होने चाहिए। ठीक है, उन्होंने उसके अलावा इन सभी विकेंद्रीकरण, इन्होंने भी वही बात कही जो उन्होंने बोली थी, एकता की, आदेश की एकता होनी चाहिए, लाइन और स्टाफ होना चाहिए, उसके अलावा प्रत्ययोजन होना चाहिए, नियंत्रण का क्षेत्र होना चाहिए, समितियों के अंदर समन्वय होना चाहिए, ये सभी बात उन्होंने भी कही थी। देखो यहाँ एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है जो गुल्लिक द्वारा इन जो प्रशासन को लेकर के 10 सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ सिद्धांत दिए गए, इनको याद करने की एक ट्रिक है। देखो ये याद रखना, कीवर्ड से, ये पी से प्लानिंग, इन्होंने प्लानिंग की बात कही, ओ से ऑर्गेनाइजेशन की बात कही, स्टाफिंग होनी चाहिए, उसके अलावा डायरेक्टिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए और बजटिंग होनी चाहिए। ये सब चीज़ें एक प्रशासन के अंदर निभाने वाला कोई होना चाहिए। अब देखो प्रशासन को लेकर के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं यहाँ पे। ये जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये सिद्धांतकारों द्वारा ही प्रतिपादित किए गए हैं। इनमें से कई लोग कहते हैं कि विभागीकरण का सिद्धांत इसके अंदर अपनाना ज़रूरी है, जिसके अंदर उद्देश्य होने चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, व्यक्ति और स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका। उसके अलावा यहाँ पे बात कही गई है औपचारिक प्रशासनिक संरचना की, एकल प्राधिकरण की बात कही है, स्टाफ सिद्धांत की यहाँ पे बात कही है, और उसके अलावा यहाँ पे प्रत्यय योजना की बात की है। नियंत्रण की अवधि आप देखो,
ठीक, ये सभी चीज़ें देखो यहाँ पे मैंने की वर्ड्स क्यों बताए हैं, यहाँ पे बेसिकली बताने का मतलब ये है कि सिर्फ समझ लो आप कि एक प्रशासन के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़ी चीज़ों को अगर आप एक्सप्लेन करके लिखोगे ना तो माइंड में बहुत ज़्यादा एक तो इनकी वर्डिंग बहुत टफ है, ठीक, तो माइंड में हो सकता है आपकी वर्डिंग ही निकल जाए, तो इसलिए सिर्फ मेन की पॉइंट्स याद रख लो ताकि आप अपने हिसाब से भी आंसर को लिख सको। ठीक, अब देखो प्रशासनिक प्रबंधन की आलोचना भी कुछ तथ्यों पे की जाती है। कैसे करते हैं ये देखिए। सबसे पहले सार्वभौमिक सिद्धांत का पूर्ण उपयोग इस संगठन में नहीं हुआ। ये किसने बोला? ये बोला एल.डी. व्हाइट ने। ये प्रबंधन केवल एक घरेलू कहावत यानी कि मिथक या नारेबाजी, ये निरर्थक है बिल्कुल, ये सिद्धांत कहकर इसको पुकारा भी गया है। ये किसने बोला है? ये खुद हार्बर्ट साइमन ने बोला है। ठीक, ये संगठन आधारों पर असंगतिक रूप से रहता है, ये गुल्लिक जी ने कहा है। इस संगठन की दो सीमाएं हैं। पहला सीमा है कि सिद्धांतों के परिष्कार के अभाव रहा है इसके अंदर। दूसरा, ये प्रबंधनोन्मुख रहा है। ठीक है, इसकी देखो अब बुराई के साथ साथ कुछ अच्छाई भी है। भाई हर चीज़ की बुराई तो नहीं होगी, कुछ अच्छाई भी है। प्रासंगिकता देखो इस संगठन की लेकर के कही जाती है कि इस संगठन में आदेश, समन्वय और नियंत्रण का हमेशा जो है महत्व रहा है। क्रमिकों यानी कि जनता की सशक्त यहाँ पर यानी कि सहानुभूति रही है। बहुकर्मी श्रमिकों का ऑलवेज योगदान रहा है, कई सारे लोगों का यहाँ पर योगदान रहा है। निर्णय लेने की प्रक्रिया की यहाँ पे क्या रही है? भागीदारी रही है। देखो अब एक और टॉपिक है मैक्स वेबर के लेकर के आपको यहाँ पढ़ना हो। बेसिकली मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही सिद्धांत पे बात कही है यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसके बारे में जो बात कही है वो देखना। देखो जीवन देखो इनका, मैक्स जो वेबर है वो 1864 से 1920 का जन्म रहा है इनका। ठीक, पश्चिम जर्मनी में ये एक व्यावसायिक परिवार में जन्म ली थी। जन्म जो है समाजशास्त्री मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही औपचारिक संगठन पर इन्होंने कई सारे विचार दिए। ठीक, मैक्स वेबर नौकरशाही शब्द का प्रयोग और वर्णन करने वाली पहले व्यक्ति थे। इस प्रबंधन का नौकरशाही सिद्धांत या मैक्स वेबर का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर मैक्स वेबर का सिद्धांत है, ये नौकरशाही सिद्धांत है, तो याद रखना यही सब बातें लिखी जाएगी। नौकरशाही का अर्थ क्या होता है? देखो नौकरशाही का सरल अर्थ है डेस्क सरकार, मतलब छोटे शब्दों यहाँ पे लिखा है किसी बड़ी संस्था या सरकार के परिचालक के लिए निर्धारित की गई संरचना एवं नियमों का समग्र रूप से अफसरशाही, नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए केंद्र सरकार पर आप में से अधिकतर बच्चे जो हैं, सबसे बड़ी एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप में से अधिकतर बच्चे बीए के करने के पीछे का एक टारगेट होगा एक एग्ज़ाम को लेकर के चलना। वो एसएससी भी हो सकता है या यूपीएससी भी हो सकता है। मोस्टली यूपीएससी बीपीएससी का टारगेट लेकर के ये लोग जो बीए है बच्चे करते हैं। एक्चुअल बता रही हूँ मैं, आप में से अधिकतर बच्चे जो है यूपीएससी बीपीएससी को कंप्लीट करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ इसकी डिग्री चाहिए। ग्रेजुएट पर्सन ही इस एग्ज़ाम को दे सकता है, राइट। तो ये क्या है, अब आप यूपीएससी का अगर एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, आप में से मान लो आप में से पढ़ने वाले बच्चे ही आगे चल के आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो जो आईएएस या फिर जो आईपीएस होते हैं वो क्या होते हैं? वो ब्यूरोक्रेसी होते हैं। वो सरकार के नियंत्रण में रह करके काम करते हैं। हालांकि कंट्रोल अलग है, पूरा गवर्नमेंट उनके कंट्रोल में रहता है, पर वो क्या है, वो निर्धारित की गई संरचनाओं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी गई है वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। जो उनको सैलरी फिक्स बताइए वो उनको सैलरी ही मिलेगी। सरकार जो उनको सुविधाएं प्राप्त कर रही है, वो सुविधाएं दे रही है, वो उनको ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये अफसरशाही, ये नौकरशाही, ये ब्यूरोक्रेसी, इसी को बोला है। क्लियर हो गया होगा ये आईएएस आईपीएस क्या होता है। बेसिकली नौकरशाही का एक सिंपल सा मतलब समझो, जो एग्ज़ाम दे करके, इंटरव्यू दे करके किसी प्रशासन के अंदर कदम रखते हैं। एग्ज़ाम देके, इंटरव्यू देके किसी प्रशासन के अंदर कदम रखते हैं। ठीक है, नौकरशाही की विशेषताएं देखो क्या क्या होती है। एक विशेषज्ञता के साथ कार्य का विभाजन होता है। नियम अनुसार कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। वैध आज्ञा का पालन होता है। तकनीकी क्षमता पर चयन और मूल्यांकन होता है। पद अनुसार औपचारिक प्रबंधन होते हैं। कर्मचारियों का नियमित वेतन यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, जो भी मैंने बात बताई। कार्य अनुसार स्वामित्व विभाजन होता है और ओवर टाइम की यहाँ पर जीविका, यानी ओवर टाइम भी वो कर सकते हैं। अब भाई आईएएस आईपीएस वाले तो भाई दिन रात काम ही करते, जब काम आया तब बाहर निकल गए। ठीक, अब देखो इसकी कुछ सीमाएं भी है। सबसे पहला ये सामूहिकीकरण, इसकी सीमा है, एक समूह के अंदर ही रह पाती है। शक्ति विभाजन, कुछ कंट्रोल होता है कि तुम इसके बाहर नहीं जा पाते।
अव्यावसायिक प्रशासन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र इनके ऊपर हावी होता है, प्रतिनिधित्व की सीमाएं होती हैं, कुछ ही जगह पर ये अपना रोल निभा सकती हैं। वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की आलोचना, वेबर जी ने नौकरशाही के लेकर के कुछ कही है, इन्हीं की आलोचना की गई है। इनके नौकरशाही सिद्धांत पे बोला जाता है कि ये व्यक्ति व उनके व्यवहारों पर असफल है, यानी कि पूरी तरीके से सफल नहीं है, रचनात्मक नहीं है ज़्यादा और लक्ष्यों से पूरी तरीके से विमुख है। तो बच्चों फिलहाल इसमें हमने कंप्लीट कर लिया अपना यूनिट 2 का चैप्टर 1 का लेसन नंबर 2। चैप्टर 1 का लेसन नंबर 2 ख़त्म हो गया आपका लेसन नंबर 2। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 का लेसन नंबर 1। ठीक, वो आप जा करके आगे वाली वीडियोस देख लो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में आपको होप सो क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हो तो थोड़ा सा बैक करके आप चेक कर लेना, हो जाएगा क्लियर, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। हाँ, बट ये है कि आप साथ के साथ कीवर्ड्स लिखते रहो तो पक्का आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये आप कर लेना और कमेंट बॉक्स में बता देना कौन कौन सब्जेक्ट है। आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम कॉलेज कब से ओपन होंगे या हमारा सिलेबस या हमारे क्लासेस कब से शुरू होंगे। तो भाई देखो, ड्यू ने अभी क्या है कि दिल्ली की हालत बहुत ख़राब चल रही है बारिश वगैरह की वजह से, आपको पता ही है, बाढ़ वाला हाल हो चुका है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है। तो इसी वजह से अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने अभी कॉलेजेस वगैरह को थोड़ा सा और ज़्यादा डिले करवा दिया है क्लासेस को। तो पॉसिबिलिटी जो रहेगी 20-25 अगस्त के बाद तक ही रहेगी, यानी कि अगस्त के मिड में ही आपकी क्लासेस शुरू होने का रहे। और ये भी हो सकता है कि क्लासेस ऑनलाइन ही ले हम शुरुआती में, क्योंकि अभी ऑफलाइन ओपन करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, बट 20% चांस ही है कि ऑनलाइन ले, बाकी तो आप लोगों को कॉलेजेस ही बुलाएंगे। तो 15-20 तारीख के बाद ही आपके जो है कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।